welcome back. So students, today we are going to learn about some applications of trigonometry. Okay? तो आज हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, जो हमने trigonometry चैप्टर पढ़ा था लास्ट, उसी में अब उसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे. मतलब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो हमारे कहाँ यूज आती है, क्यों पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे साइन कोस टैन थीटा ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, तो वो कहाँ यूज आती है हमारी, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ट्रिग्नोमेट्रिक्स हमारी कहाँ डेली यूज में काम आने वाली है, कैसे वो हमारी हेल्प करती है. ठीक है. सो ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज आती है, इसकी एप्लीकेशंस क्या होती है, तो ये चैप्टर उसी से रिलेटेड है हमारा. राइट तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. ओके. सो इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव स्टडीड अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने सबने पढ़े थे. राइट. इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी about some ways in which trigonometry is used in the life around you. Trigonometry is one of the most ancient subject studied by scholars of all over the world. Trigonometry जो हमारा चैप्टर है वो हमारा अभी से नहीं, काफी पुराने टाइम से पढ़ा जा रहा है और बहुत यूज में आ रहा है हमारे. ठीक है. तो डेली लाइफ में हमारे जैसे डेली बहुत सारी चीजें होती है, तो उसमें कहाँ यूज आता है, कैसे यूज में आता है, ये चैप्टर उसी से रिलेटेड है. हमने अब तक सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ चीजें पढ़ी है लास्ट चैप्टर में. ठीक है. तो लेकिन इसका यूज कैसे करेंगे हम, कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज आएगा, वो सब हम यहाँ पे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और किस तरह से वो आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा. सो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे इसको. तो सबसे पहले बात करते हैं हम हाइट्स एंड डिस्टेंस की. जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है वो कहाँ यूज आता है, कोई हाइट है मेरे पास में, है ना, जैसे कोई भी हाइट है, डिस्टेंस है, वो मुझे मेजर करनी है. जैसे मेरे पास में एक बिल्डिंग है. ठीक है. ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है. अब किसी नीचे में यहाँ ग्राउंड पे खड़ी हूँ कहीं और उस पॉइंट से मुझे यहाँ पे उस बिल्डिंग तक की डिस्टेंस मेजर करनी है, या फिर मुझे बिल्डिंग की हाइट मेजर करनी है, या फिर जहां मैं खड़ी हूँ वहां से लेके बिल्डिंग के टॉप तक की हाइट को मेजर करना है. तो वो कैसे मैं फाइंड करूंगी बिना मेजरमेंट के, मतलब या फॉर्मूला से, बिना ऐसे किसी भी इंच टेप से, या फिर कोई भी अगर मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं किस तरह से यहाँ पे इसका मेजरमेंट फाइंड करूंगी. ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ पे इंच टेप लेकर के या स्केल लेकर के यहाँ पे इसको मेजर करने बैठेंगे. नो, हम यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, है ना, कुछ मेथड्स पढ़ेंगे जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ऐसी हाइट्स को, ऐसी डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं. सो उसी के लिए ये चैप्टर हमारा है. राइट. तो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में ये हमारा यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री. सो इसके लिए आपको कुछ बेसिक थिंग्स है जो समझनी पड़ेगी. सो फर्स्ट है हमारे पास लाइन ऑफ साइट. लाइन ऑफ साइट क्या होता है, देखो, इट इज द लाइन फ्रॉम द आईज ऑफ द ऑब्जर्वर टू अ पॉइंट वेयर द पर्सन इज व्यूइंग. ओके. तो देखो, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ. ओके. और वहां मेरे सामने बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग पे कोई आदमी खड़ा हुआ है. तो मैं क्या करूंगी, अगर मुझे उसे देखना है, ठीक है, तो मेरी जो आई कांटेक्ट हो रहा है वहां पे उससे, तो एक लाइन ऑफ साइट बन रहा है, एक लाइन यहाँ पे बन रही है. जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ी हूँ. ठीक है. उस बिल्डिंग पे, ये कोई बिल्डिंग है और इस पे कोई आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है. ओके. अब इस आदमी को मैं देख रही हूँ, तो मेरी आंख से लेकर, मेरी आई से लेकर इसको देखने तक की जो लाइन है उसे हम बोलते हैं क्या, लाइन ऑफ साइट. इसे हम बोलेंगे क्या, लाइन ऑफ साइट. तो मतलब जिसे मैं देख रही हूँ तो एक लाइन यहाँ बन रही है, जैसे ऐसे मैं देख रही हूँ तो एक लाइन बन रही है, तो उस लाइन को हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं. जैसे ये बिल्डिंग पे ये आदमी खड़ा है, इसको अगर मैं देख रही हूँ तो, और मेरी यहाँ आंख है, यहाँ से मैं देख रही हूँ, तो ये होगी लाइन ऑफ साइट. तो हम यहाँ ओपी को क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट बोलेंगे. सो इन फिगर द आई इज 8.0 एंड द ऑब्जेक्ट इज 8p. Therefore OP is the line of sight. तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे इस OP को लाइन ऑफ साइट कह रहे हैं. ठीक है. सो सिंपल सी डेफिनेशन हो गई इसकी. सिंपल सी चीज आपको ध्यान रखनी है, जैसे अगर यहाँ पे खड़ी हूँ नीचे और ऊपर अगर कोई भी चीज है ना, जैसे बिल्डिंग पे कोई भी आदमी खड़ा है, कोई गर्ल खड़ी है, या कोई भी चीज रखी है, उसको मैं देख रही हूँ. बिल्डिंग छोड़ो, कहीं पे भी कोई भी चीज रखी है. ठीक है. तो अगर रूम में भी अगर आप देख रहे हैं, किसी तस्वीर को देख रहे हैं, फोटो फ्रेम को, तो हमारा जो आई कांटेक्ट हो रहा है ना, हमारी आईज से लेकर वहां तक की जो लाइन बन रही है वो क्या होगी, हमारी लाइन ऑफ साइट होगी, आंख से लेकर उस ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस. ठीक है. तो ये लाइन ऑफ साइट आपको समझ आया होगा. तो कुछ कुछ जो ये पॉइंट्स हैं छोटे मोटे, ये आपको ध्यान रखने हैं यहाँ पे. अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है एंगल ऑफ एलिवेशन. अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, क्या होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये भी मैं आपको बताऊंगी. देखो, एक ऐसा एंगल है ना जो लाइन ऑफ साइट से लेकर हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बन रहा है. ठीक है. तो देखो,
It is the angle formed by the line of sight with horizontal line through the eyes of observer when the object is above the horizontal level. So इस फिगर को आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ध्यान से देखो इस फिगर को. यहाँ मेरे पास में इस फिगर में ये क्या है, एक टावर है, राइट. ये एक टावर यहाँ पे है क्या, हमारा BC. ये जो टावर है BC, ध्यान से देखेंगे इस टावर को, ये वाला टावर हमारे पास है BC, है ना. DC बोलो या BC बोल लो, पर ये पूरा हमारे पास में टावर है. एंड यहाँ पे कोई पर्सन है, AE उसकी यहाँ पे हाइट है, जो यहाँ खड़ा हुआ है. अब देखो उसकी जो आईज है, आईज से वो यहाँ पे इसके टावर के टॉप को देख रहा है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ साइट हो जाएगी. एंड यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी बनती है, यहाँ इससे लेकर के इस टावर तक की डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस. जो ये हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस और लाइन ऑफ साइट होती है, इनके बीच का जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन. क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन. इसी हम थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर कोई और आप अल्फाबेट से भी यहाँ पे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो दिस इज लाइन ऑफ साइट, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन. ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, ओके. एंड ये इस टावर की हाइट हो जाएगी, राइट. सो ये यहाँ पे लाइन ऑफ साइट और ये एंगल ऑफ एलिवेशन. तो जब कि कोई भी पर्सन, कोई भी अगर यहाँ से स्टॉप को देख रहा है, ठीक है, तो ये लाइन ऑफ साइट हो गई. और ये जो हॉरिजॉन्टल यहाँ डिस्टेंस है, इसके बीच जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है. तो ये तो हो गई बात एंगल ऑफ एलिवेशन की. नाउ नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे देखो, अब एक और एग्जांपल, जैसे यहाँ पे ये हमारी कोई काइट फ्लाई हो रही है, ठीक है. यहाँ पे कोई काइट सॉरी काइट उड़ रही है, ठीक है. अब यहाँ से ये जो लड़की है ये इसे देख रही है, ये काइट है, ये जो गर्ल है ये इसे यहाँ से देख रही है. तो इसकी आंख से लेकर इस काइट तक की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ साइट हो जाएगी. एंड यहाँ से हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस अगर आप देखते हैं, ये देखो ये यहाँ तक की ये काइट जहाँ हो रही है, इससे परपेंडिकुलर आप ड्रॉप करेंगे नीचे एंड यहाँ से इसे आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, राइट. तो ये जो लाइन है मेरे पास में, ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन. तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बन रहा, वही क्या हो गया, हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, ठीक है. सो ये हमारा कैसा बन जाता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है, जिसमें ये एंगल हम थीटा अज्यूम कर सकते हैं. ये 90 डिग्री होगा. इस ट्राइंगल को पूरे को नाम दे दो ABC. तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हमारा फॉर्म हो जाएगा ABC. और यहाँ हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज यूज करके ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, कोई भी साइड हम फाइंड कर सकते हैं. और जैसे कि यहाँ पे अगर ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हम tan या साइन या कोस, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अप्लाई करके यहाँ से वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं, ओके. सो ऐसी हमें कुछ और टर्म्स भी यहाँ पे सीखनी होगी. नेक्स्ट है हमारे पास अब एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन आपको समझ आ गया. अब है हमारे पास में एंगल ऑफ डिप्रेशन. देखो अब तक जो गर्ल थी वो नीचे खड़ी थी, जमीन पे खड़ी थी, ग्राउंड पे. अब अगर गर्ल ऊपर टावर से नीचे किसी को देख रही है, पहले क्या हो रहा था, नीचे से हम ऊपर बिल्डिंग पे किसी को देख रहे थे, लेकिन अगर कोई ऊपर बिल्डिंग से नीचे अगर हमें देख रहा है, तो जो एंगल हमारा अब बन रहा है, ठीक है, पहले हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ नीचे बन रहा था, अब जो एंगल बनेगा वर्टिकल लाइन के साथ नहीं, अभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही बनेगा एंगल. तो जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा. अगर ऊपर से कोई देख रहा है हमें, तो क्या होगा, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा. अगर नीचे से कोई हमें देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ओके. सो इट इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल लाइन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है. सो देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगा, ठीक है. यहाँ पे ये लड़की यहाँ खड़ी है, ये यहाँ से नीचे इस वॉल को देख रही है, तो ये वाली हमारी लाइन ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगी. एंड हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन अब हम यहाँ ड्रॉ नहीं करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ ड्रॉ होगी. कहाँ से ड्रॉ होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, जहाँ से हमारी आईज, जहाँ से आईज है, मतलब जहाँ से हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे बनाएंगे, तो हमारा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो बनेगा यहाँ पे, ठीक है. तो ये इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा. तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बनता है, यहाँ. एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बनता है, यहाँ ऊपर, ठीक है. सो दोनों में डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा. ये हमारा हो गया यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल, ये हमारी लाइन ऑफ साइट, और ये एंगल हमारा होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन. सो ये इसको आप इससे मिला दो तो ये हमारा हो जाएगा क्या, एक राइट एंगल ट्राइंगल. सो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन और लाइन ऑफ साइट आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा, ठीक है. तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, राइट. एंड
अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो ये सारे रिजल्ट्स आपको यहाँ पे लर्न होंगे। ओके, सो क्या रिजल्ट है देखो, लेट एंगल BAC is theta be an acute angle of a right angle triangle ABC, we define the following ratios known as trigonometric ratios for theta। तो यहाँ पे अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, सो दिस इज द ट्रायंगल ABC, और ये जो एंगल A है ये है हमारे पास थीटा, राइट, और ये B वाला जो एंगल है ये हमारा क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। सो अगर ये एंगल थीटा है, राइट, सो यहाँ पे अब इस थीटा वाले एंगल के लिए हम सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लिख सकते हैं, है ना। और उन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की अगर वैल्यू की बात करें, सो देखो यहाँ पे BC ये थीटा है A, तो इसके सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी और ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस होगा। सो देखो साइन थीटा की क्या वैल्यू होती है आपको सबको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो परपेंडिकुलर BC है, हाइपोटेनियस कितना है हमारा AC। सो यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू BC एंड हाइपोटेनियस AC हो गया, राइट। फिर नेक्स्ट है कोस थीटा। कोस थीटा को हम क्या लिखते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो बेस कितना है हमारा AB एंड हाइपोटेनियस कितना है AC। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, AB अपॉन AC। सो आपको ये रिजल्ट ध्यान रखना है, ये वाला रिजल्ट, ये साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो BC अपॉन AB आ जाएगा। अब ये कुछ है रेसिप्रोकल रिलेशन, अगर आपने तीनों यहाँ पे फाइंड कर लिए हैं तो आप इनकी हेल्प से यहाँ पे रेसिप्रोकल रिलेशन अप्लाई करके कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा भी फाइंड कर सकते हैं। सो कोसेक थीटा कितना होता है हमारा 1 अपॉन साइन थीटा, एंड सेक थीटा हमारा कितना होता है 1 अपॉन कोस थीटा, एंड कोट थीटा क्या होता है 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपको यहाँ ध्यान रखने हैं। अगर ये इंपॉर्टेंट कुछ रिजल्ट जो आपने लर्न रख रखे हैं तो आप इजीली इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चन से एग्जाम्पल्स हैं उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको यही यहाँ पे लर्न नहीं है देन आप इस चैप्टर को नहीं कर पाएंगे। तो आपको पहले इन रिजल्ट्स को यहाँ पे बिल्कुल रट लेना है, एकदम अच्छे से याद करना है, उसके बाद ही आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। ओके, नाउ हमारे पास में अब एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं कि इस चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चंस हमें मिलेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्री हमारे कहाँ यूज आ रही है, कैसे यूज आ रही है, ठीक है। सो देखो यहाँ हमें क्या दे रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर टर्निंग अगेंस्ट अ वॉल इज 60 डिग्री एंड द फुट of the ladder is 9.5 meter away from the wall, find the length of the ladder। तो यहाँ हमें क्या बोला गया है, एक हमारे पास क्या है लैडर है, ठीक है, और वो जो लैडर है वो वॉल से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बना रही है 60 डिग्री। तो देखो ये OB हमारे पास में एक लैडर है, देखो अगर कोई वॉल है, जैसे ये वॉल यहाँ पे बनी हुई है, अब मैं इस पे अगर लैडर लगाऊंगी तो वो कैसे लगेगी, इस तरह से लगेगी। अगर ऐसे बिल्कुल खड़ी हमारे पास वॉल है इस तरह से, तो अगर मैं यहाँ पे कोई लैडर लगाऊंगी तो वो इस तरह से लगेगी। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, वॉल हो जाएगी BA, और ये हमारी लैडर हो जाएगी, राइट। तो ये जो लैडर है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो लैडर है ये ग्राउंड पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है वो कितना बना रही है 60 डिग्री, एंड इस लैडर का जो ये ग्राउंड वाला पॉइंट है O, इससे लेकर वॉल तक की जो डिस्टेंस हमें दे रखी है वो कितनी है 9.5 मीटर गिवन है, और हमसे पूछा क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। मतलब हमें ये हमने x अज्यूम कर ली कि इस लैडर की जो हाइट है वो कितनी होगी, है ना, लेंथ होगी वो कितनी होगी x मीटर होगी। सो यहाँ पे आपको ये OB बताना है ना, इस लैडर की लेंथ आपको बतानी है। सो कैसे फाइंड करेंगे अब हम इसे, तो आपको यहाँ पे देखना होगा क्या कि ये OAB जो है वो मेरा क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये मेरा एंगल 60 है, इसके लिए हम लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, तो ये हो जाएगा इसका बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब देखो हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, आपको उस पर फोकस करना है, क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनियस। तो अब और हमें गिवन क्या है यहाँ पे बेस, तो अब आपको ऐसा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का फॉर्मूला यूज करना होगा जिसमें बेस और हाइट आते हैं। तो किसमें हमारे बेस और हाइपोटेनियस आते हैं, तो किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के फॉर्मूला में बेस और हाइपोटेनियस आते हैं, कोस थीटा में। तो आप यहाँ कोस थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो कोस 60 कितना हो जाएगा मेरा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो बेस कितना होगा 9.5 एंड हाइपोटेनियस तो हमें फाइंड ही करना है, और कोस 60 की वैल्यू आप पुट कर देंगे। ओके, सो कैसे करेंगे क्वेश्चन देखो, लेट OB बी द लैडर लीनिंग अगेंस्ट द
wall AB. Then AOB is 60 degree and OA is equal to 9.5 meter. Let the length of the ladder OB is equal to x meter. तो हमने यहाँ पे जो लेदर की लेंथ है वो लेडर की जो लेंथ है वो हमने मान ली है क्या, x मीटर. इन द राइट एंगल ट्राइंगल OAB. अब राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे, अब देखो मैंने cos 60 बताया था, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे हमने sec 60 ले लिया. तो देखो हम यहाँ पे sec 60 भी ले सकते हैं, cos 60 भी ले सकते हैं, दोनों वैल्यूज ले सकते हैं. तो आपको जो अच्छा लगता है आप वो वैल्यू यहाँ पे ले सकते हैं. ये क्वेश्चन यहाँ मैंने sec से सॉल्व किया है, मैं यहाँ पे cos से भी सॉल्व करके बता सकती हूँ, क्योंकि दोनों फॉर्मूला में है ना, cos थीटा में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस. सेक में क्या होता है, इसको जस्ट अपोजिट कर दो, हाइपोटेनियस अपॉन बेस. तो दोनों फॉर्मूलाज आप यहाँ पे यूज कर सकते हो. सो यहाँ पे सेक 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, OB अपॉन OA हो जाएगा. सो OB क्या है, हाइपोटेनियस, OA क्या है, बेस. सो यहाँ से x अपॉन 9.5 आ गया. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, देखो x की वैल्यू कैसे आ जाएगी, सेक 60 की वैल्यू होती है 2. तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 9.5. तो कितना आ जाएगा, 19 मीटर. यहाँ पे इस लैडर की लेंथ फाइंड हो जाएगी. अब मैं यहाँ cos 60 लेती हूँ. तो देखो cos 60 इज इक्वल टू कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस. सो बेस कितना है हमारे पास में 9.5 एंड हाइपोटेनियस कितना है x. सो cos 60 की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 9.5 अपॉन x. सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9.5 इंटू 2. तो यहाँ से भी वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, यहाँ से भी वैल्यू मुझे 19 ही मिलेगी. ठीक है. सो यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड कर ली 19 मीटर. तो जो हमारे पास लैडर है उसकी लेंथ हमने फाइंड कर ली है 19 मीटर. सो इस तरह की क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे. जैसे यहाँ पे अभी पूछा गया है, एक वॉल है, उस पर लैडर लगाई हुई है. लैडर जो है, सीढ़ी जो हमारे यहाँ लगी हुई है, वो ग्राउंड के साथ में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है वो कितना बना रही है, 60 डिग्री. तो आपको यहाँ पे लेंथ फाइंड करनी है किसकी, लैडर की. पूछा जा सकता था कि आप यहाँ पे इसकी हाइट फाइंड करो, कि जो हमारी वॉल पे जो लैडर लगी हुई है, तो जहां से वो लैडर लगी हुई है वहां से लेकर के ग्राउंड तक कितनी हाइट है उस लैडर की. तो आपसे ये BA हाइट भी पूछी जा सकती थी. हो सकता था लैडर की हाइट, लैडर की लेंथ दे करके आपसे बेस पूछा जाता कि ये जो लैडर है ना, जो लैडर का हमारा ग्राउंड वाला पॉइंट है उससे इस वॉल के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो फाइंड करो. तो आपसे यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पुट किया जा सकता है, लेकिन सबका सॉल्यूशन राइट. सो यहाँ पे हमारा एग्जांपल है. फर्स्ट देखो, इफ द लेंथ ऑफ अ शेडो कास्ट बाय अ पोल बी √3. तो यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो एक लेंथ है शेडो की, ठीक है, कास्ट बाय अ पोल, एक पोल मतलब पोल है, उसकी शेडो है, और उस शेडो की जो लेंथ है वो हमारे पास है √3. √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ द पोल, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सम. सो पूरा ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को. यहाँ ये आगे दे रखा √3 टाइम्स है ना, √3 नहीं है, सॉरी, है ना. सो √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ द पोल. जो पोल की एक्चुअल लेंथ है और जो शेडो है, तो जो शेडो की जो लेंथ है वो पोल की लेंथ से कितना टाइम्स है, √3 टाइम्स है. मींस अगर यहाँ पे पोल की लेंथ h है तो शेडो की जो लेंथ है वो √3h होगी. ठीक है, ये मीनिंग है यहाँ पे इस लाइन का. क्या पूछा है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन. तो यहाँ पे आपको एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है. ठीक है. सो यहाँ पे हमारे पास में ये रहा सन, ये यहाँ पे सन है. ओके, इस P पॉइंट पे सन है, और यहाँ पे हमारे पास में देखो मतलब सन कहीं भी हो सकता है, और ये पोल है. सो यहाँ अगर ये सन है और ये पोल बना हुआ है, एक सेकेंड, देखो यहाँ कहीं भी सन है हमारा, ठीक है, और ये पोल बना हुआ है. अब ये जो पोल बन रहा है ये और सन इधर है, तो सन की जो शेडो पड़ रही है, मतलब सन की जो हमारी लाइट आ रही है इस पोल पे, तो इससे जो सन यहाँ इस पोल की शेडो बन रही है वो क्या बन रही है, MO. और ये MO हमारे पास में क्या है, इस पोल की शेडो. सो यहाँ अगर इस पोल की हाइट अगर x है, तो यहाँ हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि इसकी शेडो जो होगी वो क्या होगी, √3 टाइम्स होगी इस पोल की हाइट के. सो यहाँ हम √3x लिख देंगे शेडो की लेंथ, एंड इस पोल की हाइट हो जाएगी x. तो हमें यहाँ क्या फाइंड करनी है, एंगल ऑफ एलिवेशन. जो सन से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक और इस लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो फाइंड करना है. तो ये हमें फाइंड करना है थीटा.
ओके, सो यहाँ पे ये अगर थीटा है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, राइट, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। अब आपको ऐसा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करना है जिसमें हमारा बेस और परपेंडिकुलर आता हो, ठीक है। सो यहाँ पे हम tan थीटा को यूज करेंगे जैसे यहाँ पे किया हुआ है, फिर tan थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, अप्लाई करेंगे और यहाँ से थीटा की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सो लेट MP बी द पोल, देन शेडो इज OM इज इक्वल टू √3 MP। सो यहाँ पे अगर हमारे पास में MP क्या है, ये MP अगर पोल है तो MO की जो अगर MP की जो लेंथ है वो हमारे पास में x है, तो MO कितना हो जाएगा, √3x हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको कहा। लेट एंगल MOP इज इक्वल टू थीटा, जो हमारा एंगल पूछा गया एंगल ऑफ एलिवेशन, उससे हमने थीटा अज्यूम कर लिया है। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल OMP वी गेट, अब देखो OMP जो हमारा ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में देखो हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अप्लाई कर रहे हैं थीटा के लिए। सो tan थीटा इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास में, MP अपॉन OM। सो MP यहाँ परपेंडिकुलर, OM बेस हो गया। सो x अपॉन क्या हो जाएगा, x √3। सो यहाँ से इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 अपॉन √3 जो है वो किसकी वैल्यू होती है। सो 1 अपॉन √3 किसकी वैल्यू होती है, tan के अंदर, किसके अंदर, देखो यहाँ tan थीटा है तो इसलिए हमें tan में ही वैल्यू लिखनी है। सो किसकी वैल्यू होगी, tan 30 की। सो अगर यहाँ भी tan थीटा लिखा है और ये इक्वल है tan 30 के, तो दोनों तरफ tan आ रहा है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 30 डिग्री। सो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कितना फाइंड हो गया, 30 डिग्री। यहाँ हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड हो गया है, ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करो इस तरह से, तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। सो अगर आप यहाँ एकदम परफेक्ट डायग्राम बना लेते हैं, जैसा क्वेश्चन में बोला गया है बिल्कुल वैसे डायग्राम बना के इसे सॉल्व करते हैं, तो आपका आंसर एकदम सही आएगा। लेकिन अगर आपका डायग्राम ही यहाँ पे रॉन्ग बन गया है ना, आपने वैल्यूज इधर उधर पुट कर दी, तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो फोकस आपको किस पे करना है, सबसे पहले अपने इस डायग्राम पे, ठीक है। अगर आपको ऐसे यहाँ शो नहीं करना है तो आप रफ में बना लीजिए, लेकिन आपको डायग्राम बनाना है पहले, देन उसके बाद में ही क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ हमारे पास, देखो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 120 मीटर हाई, ठीक है, हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार इज 30 डिग्री, फाइंड हाउ फार इज द कार फ्रॉम द टावर, राइट। सो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर है जिसकी हाइट है हमारे पास में 120 मीटर। सो दिस इज AB टावर, जिसकी हाइट कितनी है, 120 मीटर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम अ कार, देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार, देखो यहाँ हमारे पास ये कार है, यहाँ ये टावर है, हो सकता है यहाँ पे कोई भी बैठा हो टावर पे ऊपर और वो इस कार को देख रहा हो, तो यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है हमारा, 30 डिग्री बन रहा है। सो क्या पूछा है, फाइंड हाउ फार इज द कार फ्रॉम द टावर। आपको यहाँ पे पता करना है कि जो कार है वो टावर से कितनी दूर है, मीन्स आपको ये वाली डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड करनी है। सो ये डिस्टेंस मेरे पास में हमने अज्यूम कर ली कितनी, x मीटर। सो x मीटर हमने अज्यूम कर ली। अब देखो ये वाले यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ये दोनों लाइन कैसी है, मेरी पैरेलल है। एंड यहाँ अगर एंगल 30 बन रहा है तो यहाँ भी एंगल 30 बनेगा, वाई, बिकॉज ये कैसे बन रहे हैं, अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। देखो यहाँ z बन रहा है हमारा, सो यहाँ ये अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहा है, तो ये अगर 30 है तो ये भी हमारा 30 होगा। सो अब हमारे पास में इसे हमें ध्यान नहीं देना है, इस पे आप भूल जाओ, सिर्फ किस पे फोकस करना है, आप ट्रायंगल ABC में। अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल कैसा हो गया, जैसा एंगल ऑफ एलिवेशन में हमने पढ़ा है बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे ये एंगल है तो ये इसकी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। अब यहाँ पे एंगल है हमारे पास, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में जो रिलेशन होता है वो कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में होता है, tan और कोट में। तो हम यहाँ tan और कोट का यूज करेंगे एंड यहाँ से इस x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ओके, सो लेट AB be the tower and C be the position of a car, then AB is equal to 120 meter and let BC is equal to x मीटर। टावर की जो हाइट है वो 120 हो जाएगी, 120 हो जाएगी, एंड BC जो होगा वो हमारा x मीटर होगा। ओके, एंड BC अपॉन AB इज इक्वल टू हम बोल देंगे क्या यहाँ पे, कोट 30। देखो मैंने कहा आपको, आप tan 30 भी यूज कर सकते हैं, कोट भी यूज कर सकते हैं, tan और कोट में कुछ भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज कोट भी हमारा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, और tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो दोनों में परपेंडिकुलर बेस आ रहे हैं
तो हम यहाँ कोट 30 इज इक्वल टू लिख देंगे BC अपॉन AB। BC की वैल्यू कितनी है x, AB की वैल्यू कितनी है 120। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 मल्टीप्लाई बाय √3। सो यहाँ से आप √3 की वैल्यू पुट भी कर सकते हैं एंड मल्टीप्लाई करके आप आंसर लिख देंगे 207.840 मीटर। सो आप अपना आंसर इस जगह भी ड्रॉप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप आगे यहाँ √3 की वैल्यू रखें और उसे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सॉल्व करें, आप अपना आंसर यहाँ तक भी ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, हैंस डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टावर 207.84 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या की, यहाँ पे इस कार की इस टावर से डिस्टेंस हमने मेजर कर ली। किसकी हेल्प से, इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की हेल्प से। हमारा यहाँ क्या यूज आ रहा है, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज यूज आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, किसी की हाइट या फिर किसी की लेंथ हम आसानी से मेजर कर पा रहे हैं। जब भी हाइट और डिस्टेंस की बात की जाए तो हाइट और डिस्टेंस में हमारा हमेशा क्या अप्लाई होगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ही अप्लाई होंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन, देखो अब ये एग्जाम्पल आपको ध्यान से समझना है। देखो, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ठीक है, एक टावर है जो खड़ा हुआ है ग्राउंड पे वर्टिकली, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब हमारे पास में ये टावर है, ठीक है, दिस इज द टावर, है ना, एंड यहाँ पे कोई पॉइंट है ना, ये टावर है और यहाँ जमीन पे कोई पॉइंट है ग्राउंड पे जो कितना दूर है इस टावर से 15 मीटर, तो उसको हमने C नेम दे दिया, राइट। एंड आगे क्या बोला गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब इस टावर से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो ये रहा टावर, इससे एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया 60 डिग्री, ये लाइन ऑफ साइट हो गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा 60 डिग्री। एंड इस C पॉइंट से इस टावर की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 15 मीटर, राइट। अब देखो क्या पूछा गया, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको इस टावर की हाइट जो है वो फाइंड करनी है, ये हाइट आपको फाइंड करनी है। सो हमारे पास में एंगल गिवन है, बेस, देखो ये बेस हो जाएगा, दिस इज द बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। तो अब आपको अगेन कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करना है जिसमें हमारा परपेंडिकुलर और बेस यूज आ रहा हो। इसका मतलब कोट और 10 में से ही आपको कुछ यहाँ पे लेना होगा, राइट। So first let us draw a simple diagram to represent the problem. Here AB represent the tower, CB is the distance of the point from the tower and angle ACB is the angle of elevation. We need to determine the height of the tower, that is AB also. ACB is a right angle triangle at B. तो ABC हमारा कैसा बन रहा है, एक right angle triangle बन रहा है, okay. And to solve the problem we choose the trigonometric ratio 10-60 और कोट 60। तो मैंने आपको जैसा कहा आप 10 और कोट में से कोई एक चूज करेंगे यहाँ पे एज द रेशो इन्वॉल्व AB एंड BC। तो आपको हमेशा ऐसे ट्रिग्नोमेट्री रेशो यूज करने हैं जिसमें आपको गिवन वैल्यूज या फिर जो वैल्यू आपको फाइंड करनी है वो वाली साइड आपकी उसमें आ रही हो। जैसे यहाँ पे अगर मान लो मुझे ये वाली डिस्टेंस न दे करके ये हाइपोटेनस गिवन होता तो मैं हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर जिसमें आता है वो ट्रिग्नोमेट्री रेशो चूज करती। कैसे, जैसे अगर हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर की बात होती तो मैं साइन और कोसेक चूज करती, बेस और हाइपोटेनियस की बात होती तो मैं कोस और सेक चूज करती। ठीक है, तो यहाँ पे हम 10 और कोट में से कोई एक चूज करेंगे, राइट। सो 10-60 ले लेते हैं, तो 10-60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा AB अपॉन BC, है ना। BC की वैल्यू कितनी है 15, 10-60 की वैल्यू कितनी होती है सभी को पता है √3। आपको ध्यान रखना है, देखो 10-30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, 10-45 की वैल्यू 1 और 10-60 की वैल्यू √3, राइट। सो यहाँ पे 10-60 की वैल्यू √3 होगी, सो AB अपॉन 15 हो गया, तो यहाँ से AB की वैल्यू कितनी आ गई 15 √3। सो यहाँ से हमने उस टावर की हाइट को फाइंड कर लिया, तो हम लिख सकते हैं हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज 15 √3 मीटर। ओके, तो इस तरह से हाइट फाइंड कर सकते हैं या ग्राउंड की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, उसकी आप यहाँ से लाइन ऑफ साइट फाइंड कर सकते हैं, कोई भी डिस्टेंस आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की हेल्प से। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल, देखो एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फोल्ड ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। एक जो इलेक्ट्रीशियन है उसको क्या करना है, 5 मीटर के पोल को चढ़ करके वहां पे उसको रिपेयरिंग करनी है टावर पे, राइट। शी नीड्स टू reach a point 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair work. See the figure.
फिगर को देखेंगे आप, देखो ये रहा हमारे पास में टावर, ये एडी हमारे पास टावर है जिसकी हाइट कितनी है 5 मीटर, यहाँ पे इसकी हाइट है। और ये अगर टावर है तो इसको यहाँ पे इस जगह पे चढ़ करके यहाँ पे रिपेयर करना होगा, टॉप पे नहीं चढ़ेगा, कहाँ चढ़ेगा 1.3 डिस्टेंस नीचे। तो यहाँ लिखा हुआ है क्या 1.3, ये जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी हमारी 1.3, ठीक है, 1.3 डिस्टेंस नीचे बी पॉइंट तक इसको चढ़ना है, ठीक है। एंड आगे क्या कहा गया है, what should be the length of the ladder that she should use which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position. Also, how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder. एंड यहाँ आपको √3 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 1.73, ठीक है। सो √3 की वैल्यू आप लेंगे 1.73, राइट। तो ये आप पुट कर सकते हैं यहाँ से वैल्यू, और जो जो कहा है उसके अकॉर्डिंग आप डायग्राम यहाँ फॉर्म करेंगे। कैसे, देखो यहाँ पे हमारे पास में ये क्या हो गया, टावर हो गया। तो एडी यहाँ पर क्या है, एडी हमारे पास टावर है जिसकी डिस्टेंस से हमारे पास में 5 मीटर, एंड एबी जो डिस्टेंस है वो है 1.3। तो ये जो बीडी डिस्टेंस है ये कितनी आ जाएगी 5 - 1/3, तो कितनी डिस्टेंस आ जाएगी यहाँ से 3.7 मीटर, ये डिस्टेंस आ जाएगी हमारी बीडी की। तो हमें पहले क्या फाइंड करनी है, बीसी फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे डीसी भी फाइंड करना है, और यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। सो दिस इज द बीडीसी, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज यूज करेंगे और फाइंड करेंगे, ठीक है, जो भी हमसे पूछा गया है। So in figure the electrician is required to reach the point B on the pole AD. So BD is equal to AD minus AB, तो 5 - 1.3 करेंगे, कितना आएगा 3.7 मीटर आएगा, right? Here BC represents the ladder. अब जो BC है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लैडर को, ठीक है। We need to find its length. तो पहले हम जो BC हमारे पास में जो लैडर है उसकी लेंथ हम पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे वो जो ग्राउंड में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसकी बात करेंगे। सो द हाइपोटेनियस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल बीडीसी, जो वो लैडर है वो क्या है, उस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनियस है। सो नाउ यू थिंक विच ट्रिग्नोमेट्री रेशियो शुड बी कंसीडर, इट शुड बी sin 60। तो हम sin 60 क्यों ले रहे हैं, बिकॉज हमें हाइपोटेनियस फाइंड करना है और हमारे पास में परपेंडिकुलर अवेलेबल है। हाइपोटेनियस हमें फाइंड करना है और परपेंडिकुलर अवेलेबल है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में आते हैं, साइन और कोसेक में, इसलिए हमने यहाँ पे साइन चूज किया। और एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है हमारे पास। सो हम लिखेंगे यहाँ पे sin 60 इज इक्वल टू BD अपॉन BC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो लिख देंगे हम यहाँ पे क्या, कितनी है हमारे पास में परपेंडिकुलर कितना है 3.7 एंड हाइपोटेनस कितना है BC। सो ये हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, √3/2 के, बिकॉज sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। सो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमें वैल्यू मिलेगी 4.28 मीटर, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। सो 4.28 मीटर यहाँ पे हमें इस लैडर की लेंथ मिलेगी। सो द लेंथ ऑफ द लैडर शुड बी 4.28 मीटर। अब बात करते हैं हम यहाँ पे वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की, ठीक है, कि वो जो लैडर है ना, वो उस टावर से कितनी डिस्टेंस पे है। सो द लेंथ ऑफ द लैडर शुड बी 4.28 मीटर एंड यहाँ हम लिखेंगे अब क्या, कोट 60, क्या अप्लाई करेंगे, अब कोट 60 अप्लाई करेंगे। तो कोट 60 क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो DC अपॉन BD करेंगे। सो यहाँ से कोट 60 की वैल्यू होती है कितनी 1/√3। सो DC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 3.7 अपॉन √3। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद हमें वैल्यू मिलेगी 2.14 मीटर अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ओके। सो देयरफॉर शी शुड प्लेस द फुट ऑफ द लैडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.14 मीटर फ्रॉम द पोल। जो हमारे पास टावर है, जो पोल है, उससे उसको लैडर कितनी दूर, ग्राउंड पे कितनी दूर प्लेस करनी पड़ेगी 2.14 मीटर, ठीक है। तो ये हमारे दोनों रिजल्ट्स यहाँ पे फाइंड हो गए, क्लियर। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल देखो, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। अब यहाँ पे एक चिमनी है, ठीक है, एक चिमनी यहाँ पे बनी हुई है, इस तरह से फिगर में आप देखेंगे, राइट। इस फिगर में देखो ये चिमनी बनी हुई है एंड यहाँ एक ऑब्जर्वर खड़ा है, कोई लड़की खड़ी है,
ठीक है, ये लड़की यहाँ पे खड़ी हुई है ना, जिसकी हाइट कितनी है 1.5, तो यहाँ DC जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी 1.5 मीटर हो जाएगी। एंड यहाँ पे 28.5 मीटर अवे, 28.5 मीटर अवे मतलब यहाँ इससे, इस पोल से, इस चिमनी से ये लड़की कितनी डिस्टेंस पे है, यहाँ से BC की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी 28.5 मीटर। ठीक है, तो इस लड़की की जो हाइट है वो है 1.5 मीटर एंड यहाँ BC जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी 28.5 मीटर। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ लिखा हुआ है कि ये इससे कितनी दूर खड़ी है, 28.5 मीटर दूर। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज इज 45। अब देखो उसकी डिस्टेंस कितनी, इसकी हाइट कितनी है 1.5, लेकिन उसकी आइज तो यहाँ है और हाइट उसकी कितनी है 1.5, तो आइज से लेकर उस चिमनी के टॉप तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री, राइट। तो हमें क्या बतानी है, यहाँ पे क्या फाइंड करने के लिए बोला गया, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। आपको यहाँ पे इस चिमनी की हाइट फाइंड करनी है। सो यहाँ पे इस चिमनी की जो हाइट होगी ये होगी हमारी पूरी, ठीक है। लेकिन हमारा जो यहाँ फॉर्मूला लगेगा, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है हमारा कहाँ, यहाँ पे ADE हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है एंड हमें यहाँ पे 28.5 मीटर ये जो ये CB जो डिस्टेंस है या फिर कह सकते हैं DE, सो हम इसे लिख सकते हैं क्या, CB इज इक्वल टू DE कितनी है 28.5, ठीक है। एंड अब बात करें इस चिमनी की हाइट की, ये हमें फाइंड करनी है और यहाँ हमें दे रखा है 1.5 मीटर। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये वाली हाइट अगर हम h अज्यूम कर लेते हैं तो ये और ये वाली हाइट हमारे पास 1.5 होगी, तो इस टावर की, इस चिमनी की हाइट क्या हो जाएगी, h प्लस 1.5 हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसे कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, h l x कुछ भी, राइट। तो हमारी इस चिमनी की हाइट क्या होगी, h प्लस 1.5, ठीक है। तो आप यहाँ पे अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई करेंगे कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जिससे हमें ये फाइंड हो जाए पोल की, इस चिमनी की हाइट, ठीक है। और वो जो हाइट फाइंड होगी वो यहाँ तक फाइंड होगी, देखो ध्यान से, ठीक है। तो ये हाइट यहाँ तक फाइंड होगी, लेकिन हमें ये भी चाहिए, तो इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास 1.5, तो 1.5 हम इसमें ऐड कर देंगे, ओके। सो यहाँ हम करना स्टार्ट करते हैं इसे। हियर AB इज द चिमनी, CD the observer and angle ADE the angle of elevation. In this case ADE is a triangle right angled 8E and we are required to find the height of the chimney. We have AB is equal to AE plus BE is equal to AE plus 1.5. तो इस AE को हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, ओके। एंड D is equal to CB is equal to 28.5 मीटर हो जाएगा। तो इस AE को हम कुछ अज्यूम कर लेंगे, राइट। कुछ भी अज्यूम कर लो, X Y H कुछ भी, ठीक है। So to determine AE we choose a trigonometry ratio which involves both AE and DE. Let us choose the tangent of the angle of elevation. So यहाँ हम tan 45 अप्लाई करेंगे बिकॉज यहाँ परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है ना। हाइट परपेंडिकुलर और नीचे जो डिस्टेंस हमें दे रखी है वो बेस हो गया। सो tan 45 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AE अपॉन DE। सो AE हमें फाइंड करना है एंड DE की वैल्यू 28.5 है। सो AE इज इक्वल टू कितना आ गया 28.5 मीटर। लेकिन चिमनी की हाइट क्या होगी हमारे पास, AE प्लस 1.5, तो यहाँ से हमें कितनी आ गई, वैल्यू कितनी मिल गई, इस चिमनी की हाइट कितनी मिल गई, 30 मीटर हमें इस चिमनी की हाइट मिल गई। सो इस तरह से हमें क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल 1, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 meter tall building is 30 degree. A flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flagstaff from P is 45 degree. Find the length of the flagstaff and the distance of the building from the point P. You may take under root 3 is equal to 1.732. Okay. सो ये हमारा यहाँ क्या है, क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे हम। सो हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पे, यहाँ हमें दे रखा है एक पॉइंट P, ग्राउंड पे एक पॉइंट P है हमारे पास में, जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, जो 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है हमारी, ठीक है, 10 मीटर है, राइट। और ये पॉइंट P है, तो यहाँ से यहाँ तक की
ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया जो कि 30 डिग्री है, राइट। अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यहाँ पे एक फ्लैग यहाँ होस्ट किया गया है, ओके, ये फ्लैग है, ओके। अब देखो आगे, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है हमें, पॉइंट पी पे 45 डिग्री, कितना दे रखा है 45, ओके। सो ये 45 हो जाएगा। एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट पी, आपको ये वाली डिस्टेंस पता करनी है एंड इसकी फ्लैग की आपको यहाँ से हाइट पता करनी है। सो ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे पता करनी है। सो आप पहले डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने का यहाँ पे ट्राई करेंगे। सो क्या करना है हमें, देखो हमारा जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बनेगा, लाइक दिस, है ना, मैंने आपको बना के भी बताया। सो ये पॉइंट पी हो गया, हम इस बिल्डिंग को ए बी बोल देंगे एंड बी डी यहाँ पे फ्लैग की हाइट हो जाएगी, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे ड्रॉ हो रहे हैं, तो हमें पी ए एंड यहाँ से बी डी फाइंड करना है, राइट। सो in figure AB denotes the height of the building, BD the flagstaff and P the given point. Note that there are two right triangles PAB and PAD. So यहाँ पे हमारे पास एक तो ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल होगा एंड एक ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ओके। We are required to find the length of the flagstaff, that is DB, and the distance of the building from point P, that is PA. सॉरी, ओके। सो हमें टू लेंथ्स यहाँ पे फाइंड करनी है, एक तो हमें पी ए फाइंड करना है और बी डी हमें फाइंड करना है। क्लियर हो गई ये चीज। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में, अब देखो हमारे पास में कौन कौन सी लेंथ हमें गिवन है। सो ये वाली लेंथ हमें दे रखी है कितनी, 10 मीटर। इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो 10 मीटर है, ये हमें पता है एंड ये हमें फाइंड करना है। सो पी ए हमें फाइंड करना है और एक ये वाली चीज हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। सो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे दोनों ट्रायंगल्स लेंगे। देखो हमारे यहाँ पे हाइपोटेनियस का कोई काम नहीं है, हाइपोटेनियस वाली लेंथ हमसे नहीं पूछी गई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करेंगे जिसमें हमारा परपेंडिकुलर और बेस आता हो। सो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है हमारा, tan में और कोट में, राइट। सो यहाँ पे tan का यूज करेंगे हम दोनों ट्राइंगल्स में। सो सिंस वी नो द हाइट ऑफ द बिल्डिंग ए बी, वी विल फर्स्ट कंसीडर द राइट एंगल ट्राइंगल PAB। सबसे पहले आप कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ये वाला ट्राइंगल आप लेंगे और इस ट्राइंगल में आप tan 30, देखो यहाँ एंगल कितना बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30। सो tan 30 हम लिखेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर हो गया AB एंड AP यहाँ पे बेस हो जाएगा। सो AB की वैल्यू 10 है और AP हमें फाइंड करना है। सो यहाँ से tan 30 की वैल्यू कितनी होगी, √3, और √3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, तो वहां से आप पुट भी कर सकते हैं। सो AP इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में, tan √3, right? So that is the distance of the building from point P is tan √3 meter is equal to 17.32, right? So यहाँ पे हमारे पास में ये आ जाएगी क्या, PA डिस्टेंस। अब नेक्स्ट हमने क्या पूछा गया है, नेक्स्ट हमसे पूछा गया है यहाँ पे क्या, ये वाली डिस्टेंस, ये जो हमारे पास है DB, ये हमसे पूछी गई है। सो ये DB हम कैसे आप फाइंड करेंगे, तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, अब आप राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे PAD, ओके। सो अब यहाँ पे हमारे पास जो परपेंडिकुलर होगा वो ये होगा, सो DB प्लस AB होगा। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, DB प्लस 10, ये हमारे पास में यहाँ पे डिस्टेंस होगी, ये हमारे पास हाइट होगी इस पूरे की, ठीक है, परपेंडिकुलर की, राइट। सो यहाँ से हम लेते हैं क्या, DB इज इक्वल टू x मीटर, DB को हमने क्या मान लिया, x मान लिया है, तो x प्लस 10 हो गई पूरी डिस्टेंस। सो देन AD इज इक्वल टू 10 प्लस x मीटर। नाउ राइट एंगल ट्राइंगल PAD, उसमें देखो tan 45 कितना होगा, tan 45 इज इक्वल टू होगा वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो AD अपॉन AP, AD की वैल्यू कितनी है, 10 प्लस x अपॉन tan √3, ठीक है। अब tan 45 की वैल्यू क्या होगी, 1, फिर यहाँ से आप इसे सॉल्व करो, ठीक है, एंड यहाँ से आप x की वैल्यू को फाइंड कर लो, ओके। सो हम यहाँ सॉल्व करेंगे इसे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे tan √3 इज इक्वल टू 10 प्लस x। सो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास में, देखो x इज इक्वल टू हो जाएगा tan √3 माइनस 10, तो tan कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 हुआ, फिर √3 की वैल्यू आप पुट कर देंगे यहाँ पे, फिर सॉल्व करेंगे। सो हमें x की वैल्यू मिलेगी 7.32, ओके। सो द लेंथ ऑफ द फ्लैगस्टाफ इज 7.32 मीटर। सो ये हमारे पास में यहाँ पे इस फ्लैग की, जो फ्लैग यहाँ पे लगा हुआ है उसकी हमें हाइट मिल गई। सो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल था ये, आई होप आपको समझ आया होगा। नाउ
नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल देखो, द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड। ठीक है, क्या बोला गया है, द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर when the sun's altitude is 30 degree, then when it is 60 degree find the length of the tower। अब आपको यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ हमारे पास में एक टावर है, ठीक है, ये टावर हमें दे रखा है, कोई भी एक टावर हम यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं। तो द शेडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर। जब 40 मीटर कब है शेडो, ये जो शेडो है हमारे पास पे क्या बोला गया है, 40 मीटर लॉन्गर, मतलब 40 मीटर ज्यादा है, 40 मीटर बड़ी है। कब, जब हमारे पास में सन का जो एल्टीट्यूड है वो 30 डिग्री है, ठीक है, देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। ठीक है, सो यहाँ पे हमें हाइट फाइंड करनी है। सो क्लियरली यहाँ हमें क्या दे रखा है, ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में टावर की हाइट हो जाएगी, इसे आप h भी अज्यूम कर सकते हैं या x भी अज्यूम कर सकते हैं। एंड यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब 30 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है, ठीक है, जब 30 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है ना, ये जो देखो यहाँ से यहाँ तक एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ जब 30 डिग्री बन रहा है और जब 60 डिग्री बन रहा है, तो हमारे पास जब 30 डिग्री एंगल बन रहा है तो जो शेडो है वो 60 डिग्री एंगल बन रहा है उससे 40 मीटर ज्यादा है। सिंपल लैंग्वेज में वो ये कहना चाह रहा है। सो यहाँ पे आप इस डीसी डिस्टेंस को 40 मीटर कर देंगे एंड इसे आप अज्यूम कर लेंगे क्या x। ओके, फिर हम यहाँ क्या करेंगे, हमें यहाँ पूछा है ये h मतलब टावर की लेंथ। सो हम यहाँ पे एंगल लेंगे, ट्राइंगल लेंगे ACB, इसमें हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्या, हमारा वही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। फिर राइट एंगल ट्राइंगल ADB में हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अप्लाई करेंगे एंड यहाँ h को फाइंड करेंगे। ओके, so in figure AB is the tower and BC is the length of the shadow. When the sun's altitude is 60 degree, that is the angle of elevation of the top of the tower from the tip of the shadow is 60 degree. DB is the length of the shadow when the angle of elevation is 30 degree. Now let AB h meter and BC x मीटर। तो हमने यहाँ टावर की जो हाइट है उसे h बोल दिया है एंड जो ये BC है इसे हमने x मान लिया है। अब हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज अप्लाई करेंगे। देखो हमारा हाइपोटेनियस कहीं यूज में नहीं आ रहा है, सो अगेन हम यहाँ पे ऐसा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करेंगे जहां हमारा बेस आ रहा हो और परपेंडिकुलर भी आ रहा हो। सो बेस और परपेंडिकुलर की बात यहाँ हो रही है, तो इसका मतलब tan और कोट में से आपको यहाँ पे कोई एक लेना होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम इसका कैलकुलेशन। तो देखो now we have two right angles ABC and ABD सॉरी। सो सबसे पहले हम यहाँ लेंगे ABC, है ना, जो हमारा ट्राइंगल है ABC उसे लेंगे एंड tan 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB अपॉन BC हो जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, सो AB की वैल्यू h हो गई, BC की वैल्यू x हो गई। सो यहाँ से ये हम इक्वेशन 1 दे देंगे और इस इक्वेशन को हम यहाँ पे यूज करेंगे आगे। फिर हम लेंगे यहाँ पे ट्राइंगल हमारा ABD। अब ABD ट्राइंगल जो हमारा है उसके अंदर भी वही बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो तो हमारा h ही रहेगा, लेकिन बेस क्या हो जाएगा 40 प्लस x, बिकॉज जो DB हमारी लेंथ है उसमें 40 प्लस x आ जाएगा, है ना, ऐड हो जाएंगी दोनों। सो यहाँ से बेस हमारा क्या बन गया x प्लस 40 एंड 1030 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, सबको पता है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, देखो यहाँ से हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ से हमें रिलेशन मिलेगा h इज इक्वल टू x प्लस √3। ओके, अब आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को देखो, ये जो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, सो यहाँ से ये जो वैल्यू है इक्वेशन 1 से जो ये वैल्यू हमें मिली है, ठीक है, तो ये वैल्यू जो हमें मिली है वो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो जैसे ही आप h की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, सॉल्व करने पे। एंड देखो x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 20, एंड फिर इसे सॉल्व करो तो आपको यहाँ पे जब सॉल्व करने के बाद जब आप वापस उसी इक्वेशन में, जैसे ये वाली इक्वेशन थी हमारी ये वाली, इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे x की तो 20/√3 हमें यहाँ पे h मिल जाएगा। सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स हमने लिए हैं, हमने एक इक्वेशन इससे बनाई और एक इक्वेशन हमने इससे बनाई, और इक्वेशन 1 से हमने x की वैल्यू h की वैल्यू हमने यहाँ इक्वेशन 2 में पुट की और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड की, और x की वैल्यू हमने फाइंड करके यहाँ पे क्या किया, h की वैल्यू फाइंड कर ली।
ठीक है। सो देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर इज 20√3 मीटर। सो हमसे यहाँ पे सिर्फ हाइट पूछी गई थी टावर की, तो वो जो टावर की हाइट है वो कितनी मिली है, 20√3 मीटर हमें यहाँ पे टावर की हाइट मिली है। ओके, सो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल था, आई होप आपको समझ आया होगा। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे पास, देखो द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ an 8 meter tall building from the top of a multi-storied building are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the multi-storied building and the distance between the two buildings. तो यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, देखो क्या बोला है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात की गई है, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं है, राइट। सो टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है। यहाँ पे एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ये रही ए भी हमारी 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है। एंड उसी के सामने हमारे पास में क्या है, एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, ठीक है। सो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कौन सी है, हमारी पीसी, राइट। तो ये पीसी हमारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। एंड इसने क्या बोला है कि जो बिल्डिंग है हमारी ये वाली, ठीक है, ये जो हमारी यहाँ पे टॉल बिल्डिंग है 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, इसके टॉप से और बॉटम से यहाँ पे इसके टॉप पे जो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। सो यहाँ पे देखो अगर ये 45 है तो ये वाला एंगल 45 हो जाएगा, एंड अगर ये 30 है तो हमारे पास ये एंगल 30 हो जाएगा, राइट। सही लिखा है मैंने एकदम, बिकॉज ये दोनों लाइंस पैरेलल होगी, ये दोनों लाइंस भी पैरेलल होगी। ओके, अब देखो अब आगे क्या कहा गया है, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। आपको यहाँ पे इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट आपको फाइंड करनी है। ओके, सो यहाँ से आप ये हाइट फाइंड करेंगे एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, एंड आपको इन दोनों के बीच की ये डिस्टेंस भी फाइंड करनी है। सो ध्यान से देखेंगे, अगर ये मेरा 8 है तो ये वाली डिस्टेंस भी क्या होगी, 8 होगी, है ना। अब आप चाहे तो इसको h अज्यूम ना करके कुछ और अज्यूम कर लो, 1 सेकेंड। ओके, सो ये हमारे पास में DC क्या हो जाएगी, 8 मीटर। सो पूरा PC क्या होगा हमारे पास में, पूरा PC जो है वो कितना होगा, PC हमारे पास होगा यहाँ पे देखो PC हमारे पास में कितना होगा, यहाँ से देखो PC इज इक्वल टू होगा PD प्लस DC। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं PC इज इक्वल टू 8 प्लस PD, राइट। तो ये हमारे पास इस पूरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की क्या हो गई, हाइट हो गई। सो हमें इस PD की वैल्यू चाहिए, अब किसकी वैल्यू, PD की, और एक वैल्यू चाहिए हमें AC, दोनों बिल्डिंग्स के बीच की डिस्टेंस। ओके, सो इन फिगर PC डिनोट्स द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड AB डिनोट्स the 8 meter tall building, right? We are interested to determine the height of the multi-story building, that is PC, and the distance between two buildings is AC. Okay, तो AC और PC हमें यहाँ पे बेसिकली फाइंड करना है। अब यहाँ पे हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो look at the figure carefully, observe that PB is a transversal to the parallel lines PQ and PD, therefore PQ, PB and angle PBD are alternate angles, so are parallel। मैंने आपको पहले बता दिया पैरेलल लाइन से Z वाला एंगल बन रहा है अल्टरनेट एंगल से, तो हमारे पास में एंगल PBD कितना होगा, 30 डिग्री। सिमिलरली जो PAC है एंगल वो होगा हमारा 45 डिग्री। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है PBD, सो उसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो PBD हमारे पास में ये रहा PBD, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। ध्यान से देखेंगे, देखो ये हमारे पास ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इक्वल होगी। कैसे इक्वल होगी आपको पता है, ये अगर मैंने x अज्यूम कर ली, ठीक है, ये अगर x अज्यूम कर ली तो ये भी x होगी, बिकॉज पैरेलल है ये हमारा, है ना, यहाँ से ये दोनों आपस में। सो ये पैरेललोग्राम बन रहा है, ये x है, ये भी x होगी, 8 है और ये भी 8 होगी। सो ये x हो गई, है ना। अब हमारे पास ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर आप इसे h मान लो,
ठीक है, पीडी को एच मान लो। सो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऐसा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करेंगे जिसमें हमारा परपेंडिकुलर और बेस यूज आ रहा हो। सो 1030 हम यूज करेंगे जो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। फिर उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, फिर हम राइट एंगल ट्राइंगल यूज करेंगे एपीसी, राइट। तो सिमिलरली हम यहाँ पे दोनों तरफ 10 वाला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करने वाले हैं और वहां से 2 इक्वेशंस बनेगी अगेन, और उन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके इस एच और एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ओके, सो देखो PD अपॉन BD इज इक्वल टू 1030, तो 1 अपॉन √3 हो जाएगी इसकी वैल्यू, एंड BD इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, PD √3। तो आप यहाँ पे वैल्यू जैसे मैंने H और X अज्यूम करी है उस तरह से भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी अज्यूम करो, H X Y Z कुछ भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर मत करो अज्यूम, डायरेक्ट ऐसे लिख लो, इन राइट एंगल ट्राइंगल PAC वी हैव PC अपॉन AC इज इक्वल टू 1045, तो 1045 की वैल्यू 1 होती है। सो यहाँ से PC इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, AC आ गया। अब PC इज इक्वल टू AC हमारा यहाँ पे आ गया है, ठीक है, ये एक रिलेशन मिल गया। सो PC इज इक्वल टू कितना है हमारे पास में, PD प्लस DC, देयरफॉर PD प्लस DC इज इक्वल टू AC। सो AC इज इक्वल टू BD हो गया, DC इज इक्वल टू AB हो गया, सो वो 8 मीटर हो गया हमारे पास। सो वी गेट PD प्लस 8 इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू PD √3। ओके, सो यहां से हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, PD इज इक्वल टू 8 अपॉन √3 माइनस 1। सो यहाँ पे PD की वैल्यू हम यहाँ पे, ये देखो ये हमारा नीचे हमारा अंडर रूट में आ रही है वैल्यू, तो उसका रेशनलाइजेशन करेंगे। सो यहाँ पे हमने √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल गई 4 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। सो द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग इज दिस एंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 बिल्डिंग्स इज दिस। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2 इक्वेशंस बनाएंगे 1030 और 1045 से, और आप यहाँ पे x और y मतलब x और h की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, या फिर जिस तरह से मैंने आपको यहाँ बताया है ना, यहाँ पे कुछ भी अज्यूम नहीं कीजिए, डायरेक्ट PD और BD लेकर भी आप यहाँ पे इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारा एग्जाम्पल था। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ हमारे पास, देखो, from a point on a bridge across a river, the angles of depression of the banks on opposite sides of the river are 30 degree and 45 degree respectively. If the bridge is at a height of 3 meter from the banks, find the width of the river. So यहाँ पे एक रिवर है, उसके ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है, ठीक है, और उस रिवर के यहाँ पे 2 बैंक्स होंगे, मतलब 2 किनारे होंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ, और ऊपर इस तरह से ब्रिज जा रहा है लाइक दिस। ओके, ये रिवर है, ये यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ क्या बोला गया है, देखो, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द बैंक्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर इज 30 एंड 45। तो यहाँ पे एक कोई पॉइंट है, तो इस वाला, ये वाला जो हमारे पास में बैंक है और एक ये वाला बैंक है, सो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30, इधर से बन रहा है 45, राइट। एंड क्या बोला गया है, रेस्पेक्टिवली इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, एंड ब्रिज की जो हाइट है, मतलब ये वाली, ये हाइट, ये कितनी है हमारी, 3 मीटर है। ओके, फ्रॉम द बैंक्स फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। आपको यहाँ पे ये जो है विड्थ इस रिवर की, ये फाइंड करनी है, मींस ए भी आपको फाइंड करना है। ओके, सो देखो, अगर ये मेरे पास में एक लाइन है और एक ये लाइन है, तो दोनों पैरेलल है, सो ये एंगल अगर 30 है तो ये वाला एंगल भी 30 होगा, ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 होगा। वाई, बिकॉज ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी विड्थ क्या होगी, ए बी जो हमारी विड्थ होगी, है ना, ए बी जो हमारी यहाँ पे रिवर की विड्थ होगी वो इक्वल होगी AD प्लस BD से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, 2 हमारे यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ADP एंड BDP। सो हम यहाँ पे पहले ADP ट्राइंगल लेंगे एंड इसमें हम यहाँ पे AD को फाइंड करेंगे। सो देखो, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। सो अगेन परपेंडिकुलर और बेस यहाँ यूज हो रहा है, तो आपको 10 का ही यूज करना है। सो 1030 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाएंगे, और यहाँ से आप AD फाइंड कर लेंगे। इसी तरह से BPD आप राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, फिर 1045 लगाएंगे और BD फाइंड कर लेंगे। सो हमें AD और BD मिल जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरे रिवर की विड्थ हमें मिल जाएगी। ओके, सो कर सकते हैं इस क्वेश्चन को हम आसानी से। सो स्टार्ट करते हैं। इन फिगर A and B represent points on the bank on opposite sides of the river so that AB is the width of the river.
P is the point on the bridge at a height of 3 meter. That is dP is equal to 3 meter. We are interested to determine the width of the river, which is the length of the side AB of the triangle APB. Okay, so ये जो हमारे पास AB है डिस्टेंस, यही हमें फाइंड करनी है. मैंने आपको बता दिया, पहले हम ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, फिर ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे. ओके, एंड यहाँ से tan 30 और tan 45 फाइंड करेंगे. सो AB इज इक्वल टू AD प्लस DB हो गया. इन राइट एंगल ट्रायंगल APD, एंगल A है हमारे पास 30 डिग्री, सो tan 30 वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो परपेंडिकुलर PD हो गया और AD यहाँ पे बेस हो गया. सो tan 30 की वैल्यू 1/√3 हो गई. PD की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, और AD हमें फाइंड करना है. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ से AD की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3/√3 मीटर. अब हम यहाँ पे चूज करेंगे कौन सा, सेकंड वाला ट्राइंगल PBD, एंड इसमें हमारे पास जो एंगल है वो क्या है 45. अब यहाँ पे आप BD इज इक्वल टू PD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 3 मीटर हो जाएगा. ओके, सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, tan 45 लगाएंगे, तो tan 45 इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास में, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना. तो वहां से हमें इस tan 45 की वैल्यू 1 मिलेगी. सो ये परपेंडिकुलर और बेस हमारा इक्वल हो जाएगा, तो इसका मतलब 3 मीटर आ गया. ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ये 3 मीटर आया है. ओके, सो AB इज इक्वल टू BD प्लस AD, सो 3 प्लस 3/√3 हो जाएगा. यहाँ से 3 कॉमन ले लो, तो हमारी जो डिस्टेंस मिली दोनों किनारों के बीच में, दोनों बैंक्स के बीच में, वो कितनी आ जाएगी 3 ब्रैकेट में √3 + 1. सो देयरफॉर द विड्थ ऑफ द रिवर इज 3 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर. ओके, सो इस तरह से हमने यहाँ पे रिवर की विड्थ फाइंड कर ली. ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड. आई होप आपको समझ में आए होंगे. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.